ये है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, मतलब सत्ता के नए केंद्र या वैकल्पिक केंद्र, वही अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। संगठन: यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स राष्ट्र, रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। ठीक है, सत्ता के नए केंद्र, ये संगठन है, ये राष्ट्र है। यूरोपीय संघ है, आसियान है, ब्रिक्स है, दक्षिण है, और राष्ट्र में है रूस है, चीन है, इजराइल है, भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया। ठीक है, अब इधर देखते हैं सत्ता के नए केंद्र का अर्थ क्या है। शीत युद्ध के पश्चात विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठनों तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करा प्रारंभ किया, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि यह संगठन तथा देश अमेरिका की एक ध्रुवीयता के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। मतलब अब जब पहले हमारा संयुक्त वो था सोवियत संघ टूट गया, तो अब एक राष्ट्र बन गया है जिसे एक ही दुनिया कहा जाता है। दूसरी दुनिया हमारी टूट चुकी है, तो ये इसमें बता रखा है कि ऐसे कुछ देश हैं जो बाद में अमेरिका से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम पे अमेरिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेते यूरोपीय संगठन के बारे में। उधर से यूरोपीय संघ: अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बहुत ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसे ही मार्शल योजना कहते हैं। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की। 1957 में 6 देशों फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। 1957 में 6 देशों ने मिलकर क्या हुआ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय में यूरोपीय एटमी समुदाय का गठन किया। फिर जून 1989 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। ठीक है, यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ, maastricht संधि के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 27। ठीक है, फिर इधर देखते हैं यूरोपीय संघ के सदस्य देश। यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्पेन। फिर ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। ठीक है, पहले ब्रिटेन भी यूरोप संघ में शामिल था, उसके बाद वो हट गया, इसी को क्या बोल जाते हैं, ब्रेक्जिट कहा जाता है। अब यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। ठीक है, जनवरी 2020 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया। जनवरी 2020 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ठीक है, यही क्या नाम है, ब्रिटेन। यह पुराने सदस्यों में से एक सदस्य था। ठीक है, पहले था, अब नहीं है। अभी देखते हैं यूरोपीय संघ के नए सदस्य देश: एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, स्लोवेनिया। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की वर्तमान संख्या 27 है। ठीक है, ये सब उनके 27 देश हैं। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य क्या थे? एक समान विदेश नीति व सुरक्षा नीति लाना, आर्थिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, एक समान मुद्रा का चलन, वीजा मुक्त आवागमन, मतलब वीजा नहीं होना चाहिए किसी भी
आने जाने में, ठीक है। यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है? यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है, ठीक है। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र की तरह कार्य करने लगा है। इसका अपना झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है और अपनी एक मुद्रा है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश तथा सुरक्षा नीति बना ली है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों को घेरे के रूप में है। वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यूरोपीय संघ का जो झंडा है वो 12 सोने के उसमें सितारे हैं और वो लोगों की एकता का प्रताप है तथा मेल मिलाप का प्रतीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं, ठीक है। यूरोपीय संघ को ये वाला बताइए। 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू, यहाँ पे घरेलू लिखा है, उत्पादन अमेरिका से भी ज़्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है, ठीक है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ठीक है। इसमें फ्रांस भी शामिल है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, ठीक है। यूरोपीय संघ की कमजोरियां या सीमाएं। इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, जैसे इराक पर हमले के मामले में। यूरोप में कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया है। डेनमार्क और स्वीडन ने यूरो को नहीं माना है। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिका गठबंधन में हैं, ये भी उसकी कमजोरी है, ठीक है। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं, ये भी इसकी कमजोरी है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसे आसियान कहा जाता है, ठीक है। इसे आसियान कहा जाता है, ठीक है। अभी इसकी ये फुल फॉर्म है हिंदी में, ठीक है। अभी इधर देखते हैं। अगस्त 1957 में इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। इन 5 देशों को आसियान का संस्थापक देश कहा जाता है। बाद में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को शक्ति को शामिल किया गया। इनकी सदस्य संख्या 10 हो गई है, ठीक है। ये आसियान है, आसियान के सदस्य है। ये संस्थापक है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और ये जो नए सदस्य हैं ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। अब इधर देखते हैं आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य। सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। आसियान शैली, ठीक है। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है। इसे ही आसियान की शैली कहा जाने लगा, ठीक है। ये क्या है? अनौपचारिक है और टकराव रहित है और सहयोगात्मक है, मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया, मतलब लाभ कमाया, उसे ही आसियान शैली कहते हैं। आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ।
आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, फिर इधर देखते हैं आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाकर सहमति पर आधारित है। ये क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक नहीं लेके जाता। ठीक है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इसे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। ठीक है, साझा बाजार करना, उत्पादन आधार तैयार करना। ठीक है, आसियान सामाजिक से सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य क्या है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच। ठीक है, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य समझ में आ गया, देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना है। फिर ये देखते हैं आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता। उपयोगिता को ही प्रासंगिकता कहते हैं। पेपर में अगर प्रासंगिकता आ जाएगा तो बच्चे डर जाते हैं, मगर उसे ही उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और विदेश के मामले में प्रदर्शित होती है। ठीक है, आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान दिया है। ठीक है, निवेश में और श्रम और सेवाओं में मुक्त व्यापार बनाया है। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। ठीक है, 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई है और 2004 से लुक ईस्ट की नीति अपनाई है। ठीक है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने आसियान के सदस्य देशों सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। ठीक है, 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, जो 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। ठीक है, आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है। आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते पर किए तथा पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्यनीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी की संकल्पना प्रस्तुत की है। इसी के अंतर्गत 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, ये 2018 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2018 में सिंगापुर में हुआ 33वां आसियान शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। ठीक है, फिर इधर देखते हैं। ठीक है, 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में 12 नवंबर 2020 को वर्चुअल आयोजित किया गया। ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स ये हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 देशों का समूह है जो विश्व को अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में रूस में की गई। वर्ष 2009 में अपनी प्रथम बैठक में दक्षिण अफ्रीका के समावेश के बाद ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया। मतलब पहले 2009 से पहले ब्रिक था, मतलब एस नहीं जुड़ा था। फिर
2009 के बाद एस भी जुड़ गया, जिसे बोलते हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है। ब्रिक्स के सदस्य देश। ब्रिक्स शब्द क्रमश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण को संदर्भित करता है। ठीक है, यही है, बता रहे हैं। ये सब ब्रिक्स के हैं। ब्रिक्स की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य: प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों तथा परस्पर समानता में हस्तक्षेप न करना, इसके सदस्य देशों के मध्य आर्थिक व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच पारस्परिक आर्थिक लाभ का वितरण करना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन 2019 में ब्राजील में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने की। ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन 2020 में रूस में ऑनलाइन आयोजित हुआ। रूस ब्रिक्स और मेजबान और अध्यक्ष था। ठीक है। विश्व राजनीति में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने के और वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में बहुध्रुवीय दुनिया का एकजुट केंद्र बनने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यहाँ पे फिर देखते हैं 13वां ब्रिक्स सम्मेलन। ठीक है। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन वार्षिक शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। इस सम्मेलन का विषय निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग था। काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान आतंकवाद को रोकने के लिए अपनाया गया। ठीक है। इस सम्मेलन में पहली बार डिजिटल हेल्थ की चर्चा की गई, जिसमें तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये भी बताया गया। वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों पर आम सहमति से चर्चा हुई। पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु भी चर्चा हुई। ठीक है। यह है दक्षिण साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। इसको बोलते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है। इसी को हिंदी में दक्षेश कहते हैं। स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है। सदस्य देश हैं भारत है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग, दक्षिण एशिया के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना, दक्षिण एशिया के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विकास। फिर इधर देखते हैं सार्क की चुनौतियां। सार्क के सदस्य देशों की बैठकों में कमी है, इसकी ये चुनौती है। 15-16 नवंबर 2016 को 9वां सार्क शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में आयोजित किया जाता तय था। कश्मीर में हुए आतंकवादी उरी हमले के विरोध में भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। ठीक है। ये ना कश्मीर में आतंकवादी का हमला हो रहा था, इसलिए भारत ने ना इसका बहिष्कार किया। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक है। इन सब ने भी भाग नहीं लिया। अब इधर देखते हैं साफ्ता। ये साफ्ता अलग है। ठीक है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। जनवरी 2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क देशों ने ऐतिहासिक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्ता के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। इस समझौते के 2 मुख्य उद्देश्य हैं: दक्षिण एशियाई क्षेत्र मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना, व्यापार एवं प्रशुल्क प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को समाप्त करने का प्रयास करते हुए अधिक उदार व्यवस्था स्थापित करना। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका प्रमुख हैं, इनमें से यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध कमोबेश मधुर बने हुए हैं। ठीक है। सार्क की उपलब्धियां।
भारत व पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भी द्विपक्षीय स्तर पर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे देशों के लिए अभी भी उपयोगी संगठन है। साफ्ता को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पर्यावरण, आर्थिक विकास व ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग की बात की है। अब ये है रूस। सोवियत संघ के विघटन से पूर्व रूस सोवियत संघ का सबसे बड़ा बृहत भाग था, ठीक है, मतलब बड़ा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। वैश्विक पटल पर यह एक शक्तिशाली राज्य है। इसके पास खनिजों, प्राकृतिक संसाधन तथा गैसों का अपार भंडार है। परिष्कृत शास्त्रों के विशाल भंडार हैं। रूस परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद जैसे P5 भी कहा जाता है का एक स्थायी सदस्य भी है, ठीक है। जिसे P5 कहा जाता है उसका ये स्थायी सदस्य है, ठीक है। अब इधर देखते हैं चीन। 1995 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। शुरुआत में यह अर्थव्यवस्था सोवियत प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है। माओ के नेतृत्व में चीन का विकास, ठीक है। ये भी माओ के नेतृत्व में चीन का विकास। चीन ने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था, ठीक है। क्या करना था? खेती करना था, उसमें से पैसा निकालकर और सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग को खड़े करना था, ठीक है। चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए एक विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया, ठीक है। अब इधर चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं को लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी, ठीक है। कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। चीन के सुधारों की पहल। चीन ने 1972 में अमेरिका के संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज स्थापित किए गए। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन के रूप में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया है। चीन के पास अब विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है, ठीक है। चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू। वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त नहीं हुआ। चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं है। गांव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा है। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई है। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा है। चीन सत्ता का नया केंद्र, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, क्षेत्रफल के हिसाब से विशाल आकार। 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। विश्व की यह एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार
के आगे चीन से वाद विवादों को भुला चुके हैं। ठीक है, इन सब ने सभी व्यापार के आगे चीन के वाद विवादों को भुला गए। 1997 के वित्तीय संगठन के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाऊ रखने में चीन को आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की। चीन परमाणु शक्ति संपन्न देश है। चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। चीन द्वारा लातीनी अमेरिका और अमेरिका में निवेश तथा सहायता की इसकी नीतियां दर्शाती हैं कि चीन विश्व में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। फिर इजराइल सत्ता का नया केंद्र। विश्व में के मानचित्र पर एक बिंदु के समान सूक्ष्म यहूदी सियोनवादी राष्ट्रों के क्या है विश्व में सत्ता का नया केंद्र बनकर उभरने को निम्नलिखित कारण है। इजराइल की मजबूत अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी में उन्नत तकनीक, रक्षा और गुप्तचर मामलों में अग्रणीय, तकनीकी क्षेत्र में नवाचार का उपयोग, औद्योगिकरण और तथा कृषि में विकास में अग्रणीय, प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता के सिद्धांत का पालन करते हुए आज इजराइल विश्व राजनीति में और विशेष रूप से अरब प्रभुत्वशाली पश्चिमी एशियाई राजनीति में विशेष भूमिका दर्शाता है। भारत सत्ता का नया केंद्र। 21वीं सदी में भारत को एक उदीयमान वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण से विश्व भारत की शक्ति तथा उसके उदय का अनुभव कर रहा है। हाँ, भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, जिसमें अधिकांश युवा आबादी है और भारत की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति में सदृढ़ है। मगर अभी कुछ हमारी 142 के लगभग होगी हमारी वो जनसंख्या। थोड़ा पिछला डाटा है इसमें। भारत सत्ता का नया केंद्र आर्थिक परिप्रेक्ष्य में है। 15 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य एक विशाल प्रतिनिधि व्यापार केंद्र तथा संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन भारतीय प्रवासियों के साथ भारत की प्राचीन समावेशी संस्कृति भारत को 21वीं सदी में शक्ति के नए केंद्र के रूप में एक विशेष अर्थ पर महत्व प्रदान करती है। भारत सत्ता का नया केंद्र सामरिक दृष्टि में भारत की सैन्य शक्ति, परमाणु तकनीक के साथ इसे आत्मनिर्भर बनाती है। भारत सत्ता का नया केंद्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में मेक इन इंडिया योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना सकती है। यह सभी परिवर्तन वर्तमान विश्व में भारत को शक्ति के एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। अब इधर आ जाते हैं जापान का देख लेते हैं। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग। ठीक है। जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने में प्रसिद्ध है। सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी प्रसिद्ध जापानी ब्रांड हैं। 1964 में जापान OECD का सदस्य बना। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही 7 समूह का सदस्य है। समूह का 7वां सदस्य है। आबादी के लिहाज में जापान का विश्व में 11वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज में से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। सैन्य व्यय के लिहाज में विश्व में जापान का 7वां स्थान है। 1991 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। दक्षिण कोरिया। अब हम दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरियाई
प्रायद्वीपीय को द्वितीय विश्व के युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया तथा उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विभाजित किया गया। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, जहाँ से हान नदी होकर गुजरती है। ठीक है, अब इधर देखते हैं। दक्षिण कोरिया सत्ता के नए केंद्र के रूप में 1960 के दशक में 1980 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया को आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ है, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना। 2007 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18वां है। दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्यायसंगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। सैन्य व्यय के लिहाज में विश्व में दक्षिण कोरिया का 10वां स्थान है। दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। सैमसंग, LG, हुंडई भारत में प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई ब्रांड हैं।